सेमीकंडक्टर चैप्टर को स्टार्ट किया है, बराबर है। इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ये दो पार्ट हम लोग सीखे। ओके, क्या क्या पॉइंट्स बताया मैंने उस चैप्टर में से, कौन से पॉइंट्स से, जरा एक बार नोटबुक ओपन करो। मैंने चैप्टर में जो जो कुछ सीखना है उसके पॉइंट्स दिए थे, ये पार्ट हम लोग को सीखना है। कौन से पॉइंट दिए थे बताओ। पहले दिया था मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर मतलब था, उसके बाद फुल वेव रेक्टिफायर, बराबर। उसके बाद आता है जीनर डायग्राम, बराबर। उसके बाद वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, चलो अभी ये दो पार्ट हम लोग सीखेंगे आज, जीनर डायग्राम एंड वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, ओके। उससे पहले फुल वेव रेक्टिफायर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर, उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ओके, हाफ वेव रेक्टिफायर में पहले हम लोग ने ट्रांसफार्मर जॉइन किया था स्टार्टिंग में। इसका जो कॉइल है उसको हम लोग प्राइमरी कॉइल बोलते हैं। इधर क्या रहता है, इंसुलेटिंग मटेरियल। इधर सेकेंडरी कॉइल है, इधर एक डायोड है, बराबर। इधर क्या है, लोड रेजिस्टेंस। इसके अक्रॉस हम लोग क्या मेजर करेंगे, वी आउटपुट वोल्टेज, और इधर आपका रहेगा इनपुट वोल्टेज, बराबर है। जब ये अभी एसी सिग्नल है, एसी सिग्नल मतलब एक बार पॉजिटिव दूसरी बार नेगेटिव सिग्नल, बराबर। तो जब ये पी ऑफ द जंक्शन को पॉजिटिव साइकिल का पॉजिटिव क्या जाएगा, एन को नेगेटिव साइकिल कनेक्शन हो जाएगा, तो ये समझो आपका इनपुट सिग्नल है। आउटपुट में क्या मिलेगा मुझे, जब जब पॉजिटिव साइकिल है उधर आउटपुट मिलेगा, जब जब नेगेटिव साइकिल है उधर आउटपुट नहीं मिलेगा। मतलब पूरे ये वेव में से खाली हाफ वेव ही रेक्टिफाई हो गया है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी कितना होता है, 50%, क्योंकि इनपुट फुल वेव है लेकिन आउटपुट खाली हाफ वेव है, इसलिए उसका एफिशिएंसी कितना आता है, 50%। कितना आता है, 50%। तो जरूरी क्या है कि पूरे का पूरा वेव क्या हो, रेक्टिफाई हो, ये रिक्वायरमेंट है, बराबर। उसके लिए हम लोग इधर क्या यूज करते हैं, एक दूसरा डायोड कनेक्ट करते हैं। ओके, और ये जो RL है वो सेंटर टैप कनेक्शन के यूज से कनेक्ट करते हैं, बराबर ना। इधर से RL आपको दिखेगा और जिसका कनेक्शन इधर रहेगा, बराबर। ये RL और इसके अक्रॉस जो मिलेगा वो क्या रहेगा आपका आउटपुट वोल्टेज। तो जब पॉजिटिव साइकिल इधर होता है, नेगेटिव साइकिल इधर होता है, तो ये क्या रहेगा, P को कनेक्ट रहेगा ना। ये फॉरवर्ड बायस, ये रिवर्स बायस। ये कंडक्ट करेगा, ये कंडक्ट नहीं करेगा। अगर ये कंडक्ट करता है तो करंट का डायरेक्शन ऐसे रहेगा, ठीक है, तो मुझे आउटपुट मिलेगा। लेकिन जब इधर नेगेटिव साइकिल आ जाता है, ये केस इधर पॉजिटिव, तो ये P इधर कनेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया, विद रिस्पेक्ट टू दिस नेगेटिव, ये पॉजिटिव है। लेकिन मैंने लेवल बताया था, इधर हाई लेवल का वोल्टेज है, इधर लो लेवल का वोल्टेज है। तो इधर हाई लेवल का है तो इधर थोड़ा सा लो हो जाएगा, बराबर है। इधर और थोड़ा लो, बराबर है। इधर नीचे जाते समय और लो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये बहुत लो है, इसको कंपेयर करते हुए ये क्या है, हाई है, बराबर ना। इकडचा वोल्टेज काय प्लस मायनस वेगवेगळं नाही आहे, एकच वोल्टेज आहे, इकडे काय आहे, एकच वोल्टेज आहे। समजा एखादा नंबरवर आपण बघायचं झालं तर इथे 15 नंबर है, माइनस का तो 15 है, ठीक है, चलो पॉजिटिव है ना, ये नीचे वाला पॉजिटिव। और इधर समझो 10 नंबर है और इधर 5 है, तो अभी इन दोनों में कौन बड़ा है, 15 बड़ा है, 10 छोटा है। मतलब इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव बोल सकते हैं। लेकिन इन दोनों में कौन बड़ा है, 10 बड़ा है, 5 छोटा है। तो अभी क्या बोल सकते हैं, इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव। इसके लिए मैंने क्या बोला, इसको नेगेटिव बोला, लेकिन इसके लिए क्या बोला, नंबर चेंज हो रहा है क्या, नहीं, लेकिन लेवल कम होते जा रहा है। तो इसको कंपेयर करते हुए ये बड़ा है तो इसको पॉजिटिव मानेंगे, ये नेगेटिव मानेंगे। लेकिन इसको कंपेयर करते हुए ये बड़ा है तो इसको पॉजिटिव मानेंगे, इसको नेगेटिव। इसलिए प्लस माइनस अलग नहीं है। अगर इधर प्लस है तो इधर आखिरी में माइनस है, तो ये माइनस होते जा रहा है, तो इधर इसके लिए ये माइनस होगा, लेकिन इसके लिए ये
समझ है फर्क? ओके, तो इसके हिसाब से ये जब इधर प्लस रहेगा तो ये P इधर कनेक्ट है और ये N इधर कनेक्ट है, तो ये फॉरवर्ड बायस, और ये माइनस रहेगा तो ये P को N कनेक्ट है एंड N को P कनेक्ट है, इसलिए ये रिवर्स बायस। ये कंडक्ट नहीं करेगा, ये कंडक्ट करेगा। डायोड D1 है और ये डायोड D2 है, तो D2 कंडक्ट करेगा, मतलब करंट ऐसे जाएगा, मतलब D1 के वक्त भी करंट ऐसे आ रहा था, D2 के वक्त भी करंट ऐसे आ रहा था। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में दो या नेगेटिव हाफ साइकिल में दो, आउटपुट सेम डायरेक्शन में मिलता है। तो ऐसे हम लोग को पूरे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल के लिए हम लोग को आउटपुट मिलेगा पॉजिटिव फॉर्म में। इधर तक समझा? किसी को डाउट है? आगे बढ़ेंगे? ओके ठीक। उसके बाद हम लोग को ज़ीनर डायोड सीखना है, लेकिन उसके पहले फिल्टर सर्किट होता है, वो क्या होता है देखेंगे। फिल्टर सर्किट, ठीक है? करो जरा, करूँगा? अभी जो मुझे आउटपुट मिल रहा है वो आउटपुट पॉजिटिव हाफ साइकिल दे रहा है, डोंट वरी, ये पॉजिटिव मिल रहा है, हाँ, लेकिन ये पॉजिटिव में मुझे ऐसे सिग्नल मिल रहे हैं, ऐसे। मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे आउटपुट में ऐसे चाहिए। डीसी ऐसे होता है, ये डीसी की तरफ जा रहा है, लेकिन पूरा डीसी अभी तक हुआ नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव तो चला गया, लेकिन पॉजिटिव में क्या है, वेरिएशन है ना, तो वेरिएशन भी नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, एक सिंगल लाइन आउटपुट चाहिए। तो उसके लिए सर्किट होता है फिल्टर सर्किट। कौन सा सर्किट होता है? हम लोग कौन से प्रोसेस में है? एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल करने के प्रोसेस में। पहले ट्रांसफार्मर, उसके बाद रेक्टिफायर, जिसने नेगेटिव हाफ साइकिल को हटा दिया, पूरा पॉजिटिव मिला। लेकिन अभी भी इसमें क्या है, एसी का प्रेजेंस है। एसी का प्रेजेंस मतलब देखो इधर वेरिएशन है ना, इधर ये वेरिएशन तो है, तो ये वेरिएशन भी नहीं चाहिए। ये जो वेरिएशन है उसको बोलते हैं रिपल। क्या बोलते हैं? रिपल। रिपल मतलब पॉजिटिव में वेरिएशन है, तो ये रिपल कम करना है। मुझे क्या करना है? कम करना है। इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा? फिल्टर। क्या लगाना पड़ेगा? तो फिल्टर सर्किट मतलब जिसमें हम लोग कैपेसिटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? तो ये जो सिग्नल आउटपुट मिल रहा है वो लोड रेजिस्टेंस को देने से पहले, इसके पहले हम लोग एक कैपेसिटर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कैपेसिटर, ठीक है? और उसके बाद हम लोग इधर क्या लगाएंगे? लोड रेजिस्टेंस। तो कैपेसिटर से क्या होता है, देखो हम लोग को क्या करना है, ये जो उसका वेरिएशन है उसको कम करना है ना, जितना हो सके उसको क्या करना है, सीधा लाइन, स्ट्रेट लाइन करना है, बराबर है? उसके लिए फिल्टर मतलब कैपेसिटर का यूज कैसे लेते हैं? कैपेसिटर का प्रॉपर्टी है वो अल्टरनेटिंग सिग्नल को अलाउ करता है एंड डीसी सिग्नल को ब्लॉक करता है। काय प्रॉपर्टी सांगितली मी कॅपॅसिटरची? एसी सिग्नल को वो पास होने देता है, डीसी सिग्नल को वो ब्लॉक करता है, आगे जाने नहीं देता, ठीक है? अभी इधर जो भी मुझे मिल रहा है, इधर अभी ये एसी का, इसमें एसी का प्रेजेंस है कि नहीं है ना? इसमें एसी का प्रेजेंस है, तो इसमें से एसी जो आएगा मतलब दिस इज द मिक्सचर ऑफ एसी प्लस डीसी। तो उसमें जो एसी का पार्ट है वो इधर से जाएगा, इसमें डीसी भी जाने की कोशिश करेगा। एसी प्लस डीसी इधर से जाएगा ना, पहले कौन आ रहा है? पहले लोड रेजिस्टेंस में आ रहा है, पहले कौन आ रहा है? कैपेसिटर। तो इधर से पहले एसी प्लस डीसी जाएगा, लेकिन इसका प्रॉपर्टी क्या है? एसी को अलाउ करेगा, मतलब एसी इधर से जाएगा, डीसी को मतलब डीसी इधर से जा सकता है क्या? तो डीसी किधर जाएगा? आगे जाएगा। तो वही हम लोग को चाहिए ना, लोड रेजिस्टेंस से मुझे एसी सिग्नल नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? डीसी सिग्नल। इसलिए मैंने पहले क्या लगा दिया? कैपेसिटर। कैपेसिटर का प्रॉपर्टी क्या है? वो पहले एसी सिग्नल को जाने देगा और डीसी को इधर आने नहीं देगा। तो डीसी किधर जाएगा? उसके लिए दूसरा ऑप्शन किधर है डीसी के लिए? लोड रेजिस्टेंस। तो मुझे वही चाहिए, लोड रेजिस्टेंस से क्या पास करना है? डीसी सिग्नल पास करना है। अरे समझता है का? ठीक है? ये कैपेसिटर कैसे करता है ये जस्ट मैंने जनरली बता दिया, लेकिन उसका फंक्शनिंग कैसे वो देखते हैं, ठीक है? ओके, लक्ष द्यायचं, नीट लक्ष द्यायचं, काय सांगतो? कॅपॅसिटर साठी हे इनपुट आहे बघा, है की नाही? कारण ते इथे येणार ना, इथे येणारी वेव कशी अशी आहे ना, आपण बघितलं ना फुल वेव्ह रेक्टिफायरची वेव, बरोबर आहे? ओके, त्याच्यानंतर लक्षात द्या काय म्हणतो, इथे जी वेव मिळणार ती कशी मिळणार बघा,
जेव्हा इथे असा सिग्नल येणार ना तेव्हा हा कॅपॅसिटर चार्ज होणार. काय होणार? कॅपॅसिटर चार्ज आणि डिस्चार्ज होतो माहिती आहे ना तुम्हाला. कॅपॅसिटरचं मेन फंक्शनिंग काय आहे? चार्जिंग होणे आणि डिस्चार्जिंग. आपण ज्या बॅटरीज यूज करतो ना मोबाईलच्या, आपण चार्जिंगला लावतो तेव्हा चार्ज होतो, चार्जिंग काढतो आणि वापरतो तेव्हा डिस्चार्ज होत असतो. म्हणजे कोणामुळे पॉसिबल है? किसकी वजह से पॉसिबल है? कैपेसिटर के वजह से ही. कैपेसिटर का ही फंक्शनिंग ऐसा है कि वो चार्ज हो सकता है या फिर डिस्चार्ज हो सकता है. समझ में आ रहा है? ठीक है. तो जब ये साइकिल आ रहा है उधर, इधर इतना पार्ट, तो ये क्या होगा? क्या होगा? चार्ज होगा. क्या होगा? चार्ज होगा. ठीक है. तो इधर भी आउटपुट मुझे ऐसे मिलेगा, ऐसे. लेकिन जैसे ये साइकिल आएगा नेगेटिव वाला, ये नेगेटिव है ना, ये जैसे नेगेटिव वाला आएगा वैसे वो क्या होगा? डिस्चार्ज होना चालू होगा. समझ में आ रहा है? पहले क्या आ रहा है? ये हाफ साइकिल, ये वाला, तब ये क्या होगा? चार्ज होगा. जैसे ही आएगा वैसे क्या होगा? वो डिस्चार्ज होगा. लेकिन डिस्चार्ज होते समय वो स्लोली होता है. कैसे होता है? स्लोली. तो ये तुरंत डिस्चार्ज नहीं होगा. डिस्चार्ज होते समय वो ऐसे जाता है, मतलब इधर ऐसे ऐसे आएगा. इधर फास्ट हो रहा है ना, इधर कैसे हो रहा है? स्लो है. लेकिन जब ये डिस्चार्ज हो रहा है तब तक दूसरा सिग्नल आ चुका है. ये जब ये डिस्चार्ज पूरा हो गया क्या? इधर पूरा नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जब तक ये डिस्चार्ज पूरा नहीं होता, मतलब पूरा होने की कोशिश कर रहा है, तब तक इधर से क्या आ रहा है? दूसरा पॉजिटिव साइकिल आ रहा है. तो फिर से क्या होगा? ये चार्ज होगा. मतलब फिर से इधर से ऐसे आएगा, चार्ज हो गया. फिर से नेगेटिव साइकिल के लिए क्या होगा? वो डिस्चार्ज होगा. लेकिन डिस्चार्ज होने से पहले ही आगे वाला पॉजिटिव साइकिल आ गया, इससे वजह से वो पूरा चार्ज होगा. तो आपको दिखने से ऐसे लिखिए. मुझे बताओ अभी रिपल फैक्टर कम हो गया कि बढ़ गया? उसका जो वेरिएशन जो था ना ऊपर नीचे वाला, वो कम हो गया कि बढ़ गया? कम हो गया. तो इसको ये कैपेसिटर का वैल्यू इतना एडजस्ट कर सकेंगे कि ये पूरा हम लोग को क्या मिलेगा? ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन मिलेगा. समझा? ऑलमोस्ट क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन. तो हम लोगों ने कौन सा फंक्शन यूज किया इधर? फिल्टरिंग का. फिल्टर मतलब क्या? जो नहीं चाहिए वो ब्लॉक करना है, जो चाहिए वो अलाउ करना. फिल्टर करतो म्हणजे काय करतो? एखादी गोष्ट आपल्याला जी पाहिजे ती गोष्ट साठवतो, जी नको ती सोडतो. किंवा उलटा पण करतात फिल्टरिंगमध्ये. जी पाहिजे ती सोडतो आणि जी नको ती दोन्ही यूज होऊ शकतो ना. बरोबर आहे. इथे आपल्याला काय पाहिजे? डीसी पाहिजे आणि एसी नको आहे. जे फुल वेव्ह रेक्टिफायर मधनं जे आउटपुट मिळतं त्याच्यामध्ये दोन्ही गोष्टी आल्या, एसी पण आहे आणि डीसी पण आहे. मग त्यातला एसी फॅक्टर काय करायचा आहे? कमी करायचा. म्हणजे फिल्टर करावं लागेल. त्यासाठी कोण वापरलाय? कॅपॅसिटर. कॅपॅसिटरचं मेन फंक्शन काय की तो एसीला अलाउ करतो, डीसीला ब्लॉक करतो. बरोबर आहे. आणि त्याचं वर्किंग मेकॅनिझम मध्ये काय सांगितलं? जेव्हा पॉझिटिव्ह हाफ सायकल येईल तेव्हा ती काय होणार आहे? चार्ज होत जाणार आहे. बरोबर आहे. आणि जेव्हा निगेटिव्ह येईल तेव्हा ह्याचे डिस्चार्ज होणार. पण डिस्चार्ज कुठे होणार आहे? तो लोड रेजिस्टन्स मध्ये होणार आहे. म्हणजे लोड रेजिस्टन्सला आउटपुट मिळणारच आहे ना. आता समजा तुम्ही चार्जिंगला एखादा मोबाईल लावता तेव्हा बॅटरी चार्ज होते आणि चार्जिंगचा काढता तेव्हा डिस्चार्ज काय होते? मोबाईल चालू असतो तुमचा. मोबाईल चालू म्हणजे कोण आहे? तो लोड रेजिस्टन्स आहे. एखादा डिव्हाइस म्हणजे काय आहे? मी तुम्हाला सांगताना तेच सांगितलं ना, एखादा डिव्हाइस म्हणजे लोड रेजिस्टन्स. मोबाइल का डिवाइस है तो ये क्या हो गया? लोड रेजिस्टेंस. तो जब हम लोग को चार्जिंग निकालते हैं तो बैटरी का यूज करते हैं, मतलब बैटरी उधर डिस्चार्ज होने के बाद डिस्चार्ज का जो कन्वर्जन है किसमें हो रहा है? मोबाइल यूज करने में हो रहा है. सिमिलरली जब ये डिस्चार्ज होता है इधर तो वो किधर आउटपुट भेजेगा? ये लोड रेजिस्टेंस को भेजेगा. समझा? तो लोड रेजिस्टेंस को ऐसे मिलेगा. लेकिन तब तक ये फिर से चार्ज होने लगेगा तो फिर से ये ऐसे मिलेगा. अरे समझ में आ रहा है? जब चार्जिंग आता है तो दोन्ही चार्जिंग होता है. जेव्हा ही सायकल येईल ना तेव्हा इथे पण येतं आणि इथे पण येणार. बरोबर आहे. पण जेव्हा डिस्चार्ज होईल तेव्हा इकडचा जे काही एनर्जी आहे ती कुठे जाणार आहे? लोडला. म्हणजे लोडला असं मिळणार. कमी कमी होत जाणार. म्हणजे इकडे ते जाणार कमी कमी होत जाणार आहे पण त्याला मिळताना आउटपुट असं मिळणार. पण पुन्हा काय येणार? ते चार्जिंग येणार. म्हणजे पुन्हा दोन्ही पण काय होणार? इथे पण पॉझिटिव्ह असं हाफ सायकल इथे पण पॉझिटिव्ह आहे. हा कशासाठी यूज करतो? याला चार्जिंग साठी. आणि हा नॉर्मल आउटपुट देतो. म्हणजे दोन्हीकडे आउटपुट आले. म्हणजे हे समजा कॅपॅसिटरच आहे आणि हे काय आहे? लोड रेजिस्टन्स आउटपुट. बरोबर. म्हणजे जेव्हा परत निगेटिव्ह हाफ सायकल आली तर हा निगेटिव्ह स्वतःला घेतोय. म्हणजे काय करतोय? हा डिस्चार्ज करतोय. ह्याला कमी पडता कामा नाही याचा विचार करतोय. मग ह्याला कमी न पडण्यासाठी काय करणार? स्वतःची जी काय चार्जिंग आहे कोणाला देणार? ती लोडला. लोड हे चार्जिंग घेणार पण तरी पण ह्याच्याकडनं अमाऊंट कमी होत चालली आहे. म्हणजे लोड मध्ये पण हळूहळू कमी होणार.
त्याचा परिणाम असा दिसतो. काय कळतंय? ओव्हरऑल आउटपुट आपल्याला असं दिसतं. त्याच्यामध्ये रिपल फॅक्टर काय झालाय? कमी झाले. नक्की कळालं? तिथं वाचून काढा रिपल फॅक्टर. ठीक है, तो मैंने क्या बताया, ये आपका बेस लाइन है, ये वोल्टेज का एक्सिस है, और ये जो मैंने सिग्नल ड्रॉ किया है वो कौन सा सिग्नल है? रेक्टिफायर का आउटपुट सिग्नल है. कौन सा है वो? फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट सिग्नल. लेकिन वो सब कौन से वोल्ट के ऊपर है? 10 वोल्ट के ऊपर मिल रहा है मुझे आउटपुट सिग्नल. ठीक है, लेकिन इधर देखा जाएगा तो मैक्सिमम कितना जा रहा है वो? 15. ठीक है, अगर इसको मैं सेपरेटली सोचता हूँ, इसके बारे में अगर मैं सेपरेटली सोचता हूँ और इधर मैं एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करूंगा तो उधर मुझे ऐसे एसी सिग्नल जैसे दिख रहा है कि नहीं? इसको मैं पॉजिटिव बोल सकता हूँ, इसको नेगेटिव बोल सकता हूँ. पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. समझ में आ रहा है? मतलब ये जो पल्सेटिंग सिग्नल मिल रहा है ये रेंज में, इसके रेंज के बारे में सोचेंगे तो ये पूरा डीसी है. 10 वोल्ट के ऊपर सब डीसी है. लेकिन 10 to 15 में ऊपर नीचे हो रहा है ना, प्लस माइनस नहीं हो रहा है, लेकिन ऊपर नीचे तो हो रहा है, जिसको हम लोग पल्सेटिंग सिग्नल बोलते हैं. बराबर है? तो पल्सेटिंग सिग्नल मतलब एसी कंपोनेंट आ गया ना, इसमें एसी का प्रेजेंस आ गया. तो एसी का प्रेजेंस मेजर करने के लिए मैं क्या मेजर करूंगा? इस लाइन से इस लाइन तक कितना वोल्टेज है वो मेरा एसी सिग्नल रहेगा. क्या रहेगा? एसी सिग्नल. दिस टू दिस, ये क्या है मेरा? एसी. और इधर से ये रेफरेंस लाइन से नीचे पूरा मेरा क्या है? डीसी है. ये मेरे लिए स्ट्रेट लाइन ही है ना, तो ये मेरा क्या है? डीसी है. तो रिपल फैक्टर को कैसे डिफाइन किया है? रूट मीन स्क्वायर ऑफ द एसी कंपोनेंट. इसका मतलब क्या? अगर आप इधर देखोगे प्लीज यार, ये पॉजिटिव मान रहा है, ये नेगेटिव मान रहा है, इसका एवरेज निकालोगे तो जीरो आता है ना. एक वैल्यू पॉजिटिव है, दूसरा वैल्यू नेगेटिव है, उसका एवरेज निकालो तो आंसर कितना आएगा? जीरो. तो एवरेज निकाल सकते हैं क्या हम लोग? नहीं. अगर एवरेज निकालना पॉसिबल नहीं है तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर. देखो नाम से कैसे क्या करना है, रूट मीन स्क्वायर. मतलब क्या करना है, जो आपके वैल्यू है, वैल्यू कौन सा है मेरा? VAC, उसका पहले स्क्वायर करना है. क्या करना है? स्क्वायर. उसके बाद क्या लेना है? उसका मीन. मीन मतलब क्या? ये समझो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, 3-4 वैल्यूज है ना, तो ये पहला 1, दूसरा, तीसरा, 3 वैल्यूज समझो इसलिए. उसका स्क्वायर करके उनका एडिशन करके डिवाइड बाय 3 किया. मतलब मैंने स्क्वायर का मीन निकाला. अब इधर क्या फायदा हो गया स्क्वायर का मीन निकालने से? अगर मैं डायरेक्ट लिख देता तो इधर प्लस माइनस कैंसिल करके आउटपुट कितना आएगा? जीरो आएगा. लेकिन जब मैं स्क्वायर करता हूँ किसी चीज का, चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू हो ले लो या नेगेटिव, स्क्वायर कैसे आता है? पॉजिटिव आता है. इसका मतलब वो जीरो आंसर तो नहीं मिलेगा मुझे, लेकिन मैंने मीन निकालने के लिए स्क्वायर किया है, लेकिन मेरा मेन वैल्यू में स्क्वायर है क्या? नहीं. तो उसका ओवरऑल मीन का फिर से मुझे क्या निकालना पड़ेगा? रूट निकालना पड़ेगा ना. इसलिए मैंने स्क्वायर किया, स्क्वायर का मीन निकाला और फिर से रिवर्स डायरेक्शन में क्या किया? रूट निकाला. तो ये जो वैल्यू मुझे मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट मीन स्क्वायर. लेकिन उसका सीक्वेंस उल्टा होता है. पहले स्क्वायर, सब स्क्वायर का मीन, और जो मीन निकालेंगे उसका रूट. समझा? इसके वजह से मुझे एवरेज वैल्यू मिलेगा. कौन सा? एसी का. तो वो VAC मतलब आपका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द एसी कंपोनेंट डिवाइड बाय DC कंपोनेंट. मतलब ये वैल्यू डायरेक्टली, ये जो रेशियो है उसको बोलते हैं रिपल फैक्टर. क्या बोलते हैं? समझा? रिपल फैक्टर मतलब क्या? इट इज द रेशियो ऑफ व्हाट? रूट मीन स्क्वायर ऑफ द एसी कंपोनेंट. मतलब ये समझा अभी क्यों एसी कंपोनेंट है कैसे और ये डीसी कैसे, समझा? इसका प्लस माइनस अवॉइड करने के लिए हम लोग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालते हैं. तो उसका ये वैल्यू डिवाइड बाय डीसी कंपोनेंट. ये रेशियो का क्या बोलेंगे? रिपल फैक्टर. और नॉर्मल रिपल फैक्टर परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है. तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे परसेंटेज में रिपल फैक्टर मिलेगा. इसमें परसेंटेज. समझा कि नहीं समझा? एक बार वो क्वेश्चन का आंसर पढ़ो. व्हाट इज रिपल फैक्टर? नोट्स में दिया है. तो अभी हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? व्हाट इज रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई. इसका मतलब क्या है? अगर आपका ये आउटपुट वोल्टेज है, रेक्टिफायर का आउटपुट, फिल्टर का आउटपुट, पहला क्या है? ट्रांसफार्मर. उसके बाद कौन रहता है? रेक्टिफायर ना, हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर. उसके बाद कौन रहता है? कौन रहता है? फिल्टर.
इधर से AC सिग्नल, हाँ इधर इधर DC मतलब रेक्टिफाइड सर्किट का DC, इधर ऑलमोस्ट DC। समझा डिफरेंस? समझ आ रहा है? इसको मैं अगर लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करता हूं, इसको फिल्टर सर्किट के आउटपुट को मैं अगर लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करता हूं, समझो लो रेजिस्टेंस नहीं है, तब इसका आउटपुट समझो 10 वोल्ट है। कितना है? जब मैंने लो रेजिस्टेंस आगे कनेक्ट नहीं किया है, लेकिन वो आउटपुट कितना दे सकता है? कौन दे रहा है मुझे आउटपुट? फिल्टर सर्किट से मुझे आउटपुट कितना मिल सकता है? 10 वोल्ट मिल सकता है। लेकिन जैसे मैं इधर लो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देता हूं, वैसे इनका पेयरिंग होने की वजह से, ये कैपेसिटर और ये लोड है, इनका पेयरिंग होने की वजह से जो आउटपुट मुझे चाहिए 10 वोल्ट, वो 10 से कम मिलेगा। शायद से वो 9 वोल्ट मिलेगा, शायद से वो 8 वोल्ट मिलेगा। तो जब कोई भी लोड रेजिस्टेंस हम लोग फिल्टर सर्किट पे अटैच करते हैं, तो जो रिक्वायर्ड वोल्टेज होना चाहिए उससे कम वोल्टेज मिलता है। ऐसे पावर सप्लाई को बोलेंगे अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। क्या बोलेंगे? समझा? क्यों चेंज होता है? लोड रेजिस्टेंस अटैच करने के वजह से उसमें कुछ सर्किटरी चेंज होगा, और जो आउटपुट 10 वोल्ट मिल रहा था, एग्जांपल दिया 10 वोल्ट, जो आउटपुट मिल रहा था उससे कम आउटपुट हम लोग को मिलेगा। समझा कि नहीं समझा? ऐसे पावर सप्लाई को बोलेंगे अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई, और ये ज़्यादा यूजफुल नहीं रहेगा। आपने लोड रेजिस्टेंस चेंज कर दिया, समझो, और ज़्यादा हाई वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, तो इससे भी कम वैल्यू मिल सकता है। इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है वो किसके अनुसार चेंज हो रहा है? लोड रेजिस्टेंस के अनुसार चेंज हो रहा है। दैट इज नॉट डिजायरेबल, वो अच्छी बात नहीं है। तो इसके लिए मुझे आगे क्या करना पड़ेगा? उस अनरेगुलेटेड सप्लाई को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? रेगुलेटेड सप्लाई में। किसमें? तो वो जो रेगुलेटेड सप्लाई है उसके लिए मुझे इधर लगाना पड़ेगा रेगुलेटर। इधर क्या लगाना पड़ेगा मुझे? क्या लगाना पड़ेगा? रेगुलेटर। और रेगुलेटर का जो आउटपुट है वो आप चाहे लोड रेजिस्टेंस लगाओ या फिर मत लगाओ, रेगुलेटर का आउटपुट वोल्टेज हमेशा फिक्स रहेगा। क्या रहेगा? तो ये जो वोल्टेज मिलेगा वो रहेगा रेगुलेटेड सप्लाई, और इधर जो मुझे मिल रहा था वो कौन सा था? अनरेगुलेटेड। क्यों अनरेगुलेटेड? क्योंकि उसका आउटपुट एनर्जी कैपेसिटी ओके है, लेकिन जब लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है तो क्या होता है? उसका वैल्यू कम हो जाता है। और उसके लिए मुझे कौन सा सर्किट और आगे ज्वाइन करना पड़ता है? रेगुलेटर, जो क्या करेगा? आउटपुट वोल्टेज या लोड रेजिस्टेंस के वैल्यू को इरिस्पेक्टिव ऑफ लोड रेजिस्टेंस वैल्यू, इट विल प्रोवाइड मी कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, एंड सच सप्लाई इज नोन एज व्हाट? रेगुलेटेड पावर सप्लाई। और वही डिजायरेबल है, वही चाहिए ना। समझा? तो हम लोगों ने फिल्टर तक लिखा, अभी हम लोग को रेगुलेटेड पावर सप्लाई चाहिए, तो उसके लिए जो रेगुलेटर चाहिए उसमें हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं ज़ीनर डायोड। क्या यूज करते हैं? समझा ज़ीनर डायोड का कैसे इंट्रोडक्शन हो रहा है? ठीक है, अभी ये वो क्वेश्चन का आंसर पढ़ो, व्हाट इज अनरेगुलेटेड एंड रेगुलेटेड पावर सप्लाई, उसका आंसर पढ़ो। ज़ीनर डायोड का मेन यूज होगा रेगुलेटर करके। क्या यूज होगा? रेगुलेटर। लेकिन ज़ीनर डायोड में ऐसे क्या क्या है, या ज़ीनर डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका बिहेवियर कैसे है, वो मुझे पहले देखना है। ठीक है, देखो नॉर्मल डायोड का सिंबल कैसे होता है? ये दिस इज P एंड दिस इज N। ज़ीनर डायोड का सिंबल ऐसे होता है। देखो फर्क देखो, फर्क समझा? याद रखने के लिए एक हिंट है, इधर देखो Z जैसे फॉर्म है, ऐसे नहीं ड्रॉ करना है। ठीक है, Z फॉर व्हाट? ज़ीनर। उसके अंदर जो उसको जैसे बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है, उसके वजह से उसका यूज ज्यादा है। हे डायोड बियोड आपण बनवतो ना, आपण म्हणजे मॅन्युफॅक्चर करतात ना, कशामुळे? त्याच्यामध्ये इम्प्युरिटीज ऍड करून, कशामध्ये? सेमीकंडक्टरमध्ये इम्प्युरिटीज ऍड करून पीएन जंक्शन डायोड जॉइन करून त्याच्यामध्ये पीएन जंक्शन डायोड बनवतात। तसंच काही प्रमाणात पर्सेंटेज ऑफ इम्प्युरिटीज चेंज करून आपण त्याला काय बनवू शकतो? ज़ीनर डायोड बनवू शकतो। ज़ीनर डायोड का मेन यूज होता है रिवर्स बायस में। इसमें होता है रिवर्स बायस में। हम लोग ने बताया था फॉरवर्ड बायस मतलब क्या, मैंने आपको दिखाया था, याद है? इसके लिए मैंने फॉरवर्ड बायस का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ड्रॉ करके ऐसे बताया। इनिशियली वोल्टेज कम रहता है,
जब तक ये P और ये N है, इधर इमोबाइल आयंस नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, तो इन तरीका का ये बैरियर पोटेंशियल जनरेट होगा। इसको इधर जाना है तो इतना एनर्जी इसको चाहिए, तो वो एनर्जी मिलने तक ये पोटेंशियल बढ़ेगा, करंट नहीं बढ़ेगा। जब इसको पोटेंशियल मिलता है तब इसका एनर्जी आता है, उस एनर्जी से वो इसको पार करके जाता है, और पार करके जब जाएगा तब क्या होगा, कंडक्शन होगा। कंडक्शन होगा मतलब क्या मिलेगा, करंट मिलेगा, तब करंट स्टार्ट होता है। ये नॉर्मल फॉरवर्ड बायस का फंक्शनिंग है, किसका, कोई भी जंक्शन डायोड का। ज़ेनर डायोड का भी फॉरवर्ड बायस में फंक्शनिंग ऐसा ही है जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड का वैसे ही है। इनिशियली वोल्टेज बढ़ेगा, उसके बाद वोल्टेज एंड करंट दोनों बढ़ेंगे, उसके बाद करंट इतना बढ़ेगा कि वोल्टेज छोटा सा बढ़ा होगा। इधर इधर देखो, इधर छोटा सा वोल्टेज लेकिन करंट कितना बढ़ रहा है। इधर देखो वोल्टेज कितना बढ़ रहा है लेकिन करंट कितना बढ़ रहा है, करंट इतना ही बढ़ रहा है, वोल्टेज इतना बढ़ रहा है। इधर वोल्टेज इतना ही बढ़ रहा है, करंट इतना बढ़ रहा है, समझते का। आणि ह्या ठिकाणी दोन्ही एकदम वाढत आहे, बघा असे तीन पार्ट है। तो ये सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सेम बिहेवियर किसका है, ज़ेनर का भी है फॉरवर्ड बायस में, दोनों है। पीएन एंड ज़ेनर का दोनों का फॉरवर्ड बायस में सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अभी हम लोग को देखना है कि ज़ेनर का रिवर्स में क्या होता है। ओके, रिवर्स बायस में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। उससे पहले हम लोग देखते हैं ब्रेकडाउन मतलब क्या। उससे पहले क्या देखेंगे, ब्रेकडाउन मतलब क्या। देखो रिवर्स बायस में कोई भी डायोड अगर कनेक्ट करता हूं मैं, इधर देखो प्लीज बोर्ड पे, ये आपका P है और ये N है। ज़ेनर में भी P और N रहता है, ये उसका मेन जंक्शन है। इधर क्या है, इमोबाइल आयंस है जो अपोजिट सेक्शन में अपोजिट चार्ज के रहते हैं। N सेक्शन में प्लस चार्ज, P सेक्शन में माइनस इमोबाइल आयन। P को मैं जब नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करता हूँ एंड N को जब मैं पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करता हूँ, इधर होल्स है ना, तो इधर कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो मुझे बताओ ये नेगेटिव है तो होल्स किधर भागेंगे और इलेक्ट्रॉन किधर भागेंगे। इसका मतलब ये उसका कनेक्शन होने के बजाय उनका गैप बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है, बरोबर ना। इकडचे ही जी बॅरियर पोटेंशियल ती छोटी नाही होणार, ती वाढणार, बघा किती मोठी झाली। क्यों, किस कौन से बायस में होता है ये, कौन से बायस में, रिवर्स बायस में होता है। कौन से बायस में होता है, रिवर्स बायस में। इसका मतलब रिवर्स बायस में नेगेटिव बढ़ा रहे हो तब वो जो बैरियर पोटेंशियल वो क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन ये उसमें इतना फोर्स, इसके वजह से इतना इसमें इतना फोर्स आता है, ये जो होल्स है इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड रहता है ना, होल से इलेक्ट्रॉन को बांध के रखने वाला कौन रहता है, कोवैलेंट बॉन्ड रहता है। कौन रहता है, इसका वोल्टेज बढ़ाने की वजह से वो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। क्या होता है, ब्रेक होता है। मतलब ये बैरियर पोटेंशियल बढ़ने का भी कुछ लिमिट है, उस लिमिट से ज्यादा अगर ये पोटेंशियल बढ़ाओगे तो ये डायोड ब्रेकडाउन में जाएगा। किसमें जाएगा, ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन मतलब वो डैमेज हो जाएगा। कौन, डायोड। एका पर्टिक्युलर व्हॅल्यू पेक्षा अजून जर तुम्ही निगेटिव्ह व्हॅल्यू वाढवली तर ही बॅरियर पोटेंशियल वाढत वाढत जाऊन काय होणार आहे, ब्रेकडाउन म्हणजे तो डायोड डैमेज होना है। पण लेकिन ज़ेनर में जब ये हम लोग यूज करते हैं, समझिए ज़ेनर है, तब ये नेगेटिव पॉजिटिव बैरियर पोटेंशियल बढ़ेगा, लेकिन उसका मैन्युफैक्चरिंग ऐसे किया रहता है कि जो कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं, मैंने बोला ना, इसमें इसके बीच में होल्स इलेक्ट्रॉन है लेकिन उसके बीच में एटम भी है जिसमें क्या है, कोवैलेंट बॉन्डिंग भी है। तो वो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है, तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए एंड होल्स भी फ्री हो गए। कोवैलेंट बॉन्ड कोणाच्या मध्ये असतो, इलेक्ट्रॉन आणि होल्सच्या मध्ये असतो। लेकिन ये एनर्जी बढ़ाने की वजह से क्या हो गया, इसमें जो कोवैलेंट बॉन्ड था इलेक्ट्रॉन एंड होल में वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया इसके अंदर, ये रीजन के अंदर। तो इधर अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल्स बढ़ गए कि कम हो गए, बढ़ गए ना। जेव्हा इलेक्ट्रॉन आणि होल्स फ्री होणार तेव्हा ते फ्री इलेक्ट्रॉन आणि फ्री होल्स सापडणार ना आपल्याला। समझ में आ रहा है, पहले बंधे हुए हैं तब हम लोग उसको काउंट नहीं करेंगे, लेकिन उसको फ्री हो गए तो ये इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, होल भी बढ़ गया। फ्री चार्ज कैरियर बढ़ जाते हैं, किसमें, रिवर्स बायस में। लेकिन ये किसमें होता है, ज़ेनर में। नॉर्मल डायोड में वो ब्रेकडाउन होता है, लेकिन ज़ेनर में ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद डैमेज नहीं होता है डायोड, वो यूजफुल होता है उल्टा, क्योंकि उसमें करंट बहुत ज्यादा फ्लो होता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, होल्स बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। अगर चार्ज कैरियर बढ़ेंगे तो क्या होगा, करंट बढ़ेगा कि कम होगा, करंट बढ़ेगा। लेकिन ये किस में पॉसिबल है, खाली
जिनर में, क्योंकि उसमें ही ऐसा जो ब्रेकडाउन का इशू है या फिर बॉन्ड ब्रेकिंग का है वो किसमें होता है, जिनर में होता है। क्यों? क्योंकि उसके मैन्युफैक्चरिंग में अलग तरीके का मैकेनिज्म यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ से बताऊंगा तो मुझे रिवर्स बायस में मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में देखना पड़ेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव, क्योंकि हम लोगों ने रिवर्स बायस करंट किया है, तो मेरा करंट भी नेगेटिव में रहेगा एंड दूसरा कौन रहता है, वोल्टेज ना। आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या, करंट एंड वोल्टेज दोनों नेगेटिव। तो इनिशियली थोड़ा सा करंट मिलता है, मतलब वोल्टेज बढ़ता है तब करंट कुछ नहीं रहता है, उसके बाद थोड़ा सा करंट बढ़ने लगता है। ये थोड़ा सा करंट किसकी वजह से पता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। किसकी वजह से, अभी मुझे बताओ इसमें होल्स है मेजॉरिटी चार्ज के लिए, लेकिन थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन है बहुत, लेकिन थोड़े बहुत कौन रहेंगे, होल भी रहेंगे। तो ये होल के लिए एंड इलेक्ट्रॉन के लिए ये रिवर्स बायस है, क्योंकि ये होल को मैंने नेगेटिव को कनेक्ट किया है एंड इधर इलेक्ट्रॉन को, तो उनके लिए रिवर्स बायस है। लेकिन इसके अंदर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन, उसके लिए तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया। उसके लिए क्या हो गया, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए वो रिवर्स है, लेकिन इधर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है अपोजिट चार्ज वाले, उनके लिए वो कौन सा बायस है, तो उसके वजह से करंट फ्लो हो सकता है इधर। तो ये जो छोटा सा करंट आपको दिख रहा है ना इधर, वो किसके वजह से है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, समझा। लेकिन जो मैंने मैकेनिज्म बताया कि इसका वोल्टेज एक बार पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद बढ़ गया तो पूरा फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्री होल्स तैयार हो जाते हैं और ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है। तो वो करंट तुरंत ऐसे दिखता है, मतलब वोल्टेज देखो कितना सा बढ़ रहा है, लेकिन करंट कितना बढ़ रहा है, समझा। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ज़ेनर डायोड का रिवर्स बायस में कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद करंट बहुत इंक्रीज होता है। अभी आप इधर करंट इधर ले लो वो भी वोल्टेज सेम है, इधर ले लो तो भी वोल्टेज सेम है, इधर लिया तो भी वोल्टेज सेम है। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यही चीज मुझे आपको सिखाना है। इधर लिया तो भी वोल्टेज इतना ही है, इधर पकड़ा करंट तो भी इतना ही है, इधर करंट लिया तो भी इतना ही, ये करंट लिया तो भी, मतलब करंट कम होता है तो भी वोल्टेज कांस्टेंट है, करंट बढ़ गया तो भी वोल्टेज कांस्टेंट है, करंट और ज्यादा बढ़ गया तो भी वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है। जब मैं किसी भी फिल्टर सर्किट को लोड रेजिस्टेंस लगा देता हूं तो करंट कम ज्यादा होता है ना इसका, लेकिन इधर मैं रेगुलेटर लगाऊंगा जैसे कि ज़ेनर डायोड, और इधर मैं लोड रेजिस्टेंस अप्लाई करूंगा तो लोड को समझो करंट ज्यादा चाहिए तो ठीक है वोल्टेज फिक्स मिलेगा, लोड को समझो करंट कम चाहिए तो ठीक है कम करंट लेकिन वोल्टेज फिक्स। मतलब इधर ये ज़ेनर डायोड यूज करने की वजह से इसका डिमांड ज्यादा करंट का होगा तो भी करंट ज्यादा देगा, लेकिन वोल्टेज क्या रहेगा, फिक्स। इसका डिमांड समझो कम करंट का है, कम करंट मिलेगा लेकिन वोल्टेज फिक्स है। तो चाहे ये करंट ज्यादा मांग रहा है या कम मांग रहा है, फिर भी वोल्टेज कितना मिल रहा है, फिक्स। मतलब हमारा जो इशू था वही था ना, इसके वैल्यू के हिसाब से वोल्टेज कम ज्यादा होता है। इधर वोल्टेज अभी कम ज्यादा हो रहा है क्या, नहीं। करंट कम ज्यादा हो सकता है लोड की वजह से, लेकिन वोल्टेज क्या मिलेगा, फिक्स। और इसके लिए हम लोग ज़ेनर को बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। क्या बोलते हैं, समझ लेगा नक्की। पहला ज़ेनर डायोड आने त्याची कैरेक्टरिस्टिक्स रीड करायची, ओके समझ लेना नक्की। ज़ेनर डायोड और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार रीड करो। चलो अभी मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आपका इनपुट वोल्टेज है वी इन, जो फिल्टर का आउटपुट है, बराबर ना। उसके बाद एक सीरीज रेजिस्टेंस लगा देंगे RX, ओके। उसके बाद इधर आपका रहेगा ज़ेनर डायोड, कौन रहेगा, ज़ेनर डायोड, ओके। और ये ज़ेनर डायोड का जो आउटपुट है इधर वो किसको दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, लोड, मतलब ये अपना डिवाइस जो चलाना है हमको, ठीक है। ये कौन सा इनपुट है, किधर से आया ये, इसके पीछे देखो इधर ट्रांसफार्मर है, इधर रेक्टिफायर है, इधर फिल्टर है। उसके आगे जो मिल रहा है फिल्टर का जो आउटपुट मिल रहा है वो इधर है। ये अल्टरनेटिंग नहीं है, ये ऐसे है, पता है ना।
हाँ वो है, उसको इनपुट कर रहा है, इसके आगे रेगुलेटर लग रहा है, लेकिन ये सीरीज लिमिटिंग रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? मतलब शॉर्ट सर्किट अवॉइड करने के लिए सीरीज लिमिटिंग रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम लोग आरएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरएस। ठीक है, देखो अभी जो इनपुट वोल्टेज मिल रहा है ना, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक Vs दैट इज वोल्टेज अक्रॉस सीरीज रेजिस्टेंस, एंड दूसरा Vz दैट इज वोल्टेज अक्रॉस व्हाट? जेनर। इसका मतलब मेरा जो सीरीज रेजिस्टेंस, जो इनपुट वोल्टेज है, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक Vs, दूसरा Vz। ये तो समझने के लिए सिंपल है, इसके बीच में कुछ डाउट है? सगळ्यांना समजलं? सिंपल है, ह्या इनपुट से दोन पार्ट झाले, बराबर है? ठीक है, अभी इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो है आपका I। कौन सा है? I। लेकिन I इधर आने के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक गया जिनर के लिए और एक गया लोड के लिए। अरे समझ में आ रहा है? इसका मतलब Vs मतलब क्या? I इंटू Rs, करंट इंटू रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, बराबर है, प्लस Vz को मैं Vz लिख रहा हूँ क्योंकि Vz कांस्टेंट रहने वाला है, इसका रेजिस्टेंस और करंट मिलके Vz फॉर्म होने वाला है, Vz विल बी कांस्टेंट। लेकिन I का स्प्लिट हम लोग IL प्लस IZ कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये I इधर से आगे आएगा, इसमें दो पार्ट, एक IL को जाएगा और एक IL को गया और एक IZ को, I को स्प्लिट किया, और ये Vz ही मुझे आउटपुट मिलेगा। जो Vz मुझे मिल रहा है वही मेरा किधर जा रहा है? आउटपुट को। इसका मतलब मैं Vz को मैं दूसरा नाम क्या ले सकता हूँ? Vo बोल सकता हूँ, क्योंकि Vz ही मेरा आउटपुट वोल्टेज होने वाला है। जिनर डायोड का यूज क्या है? जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वही हम लोग लोड को देंगे, मतलब जो जिनर का आउटपुट वोल्टेज है वो वही मेरा आउटपुट वोल्टेज रहेगा। सो Vz इज नथिंग बट व्हाट? Vo। और हम लोग को इसको कांस्टेंट रखना है, वही आहे ना, तेच आहे ना आपलं काय यूज काय रेग्युलेटरचा, कुठलाही लोड रेजिस्टन्स लावला तरी आपल्याला आउटपुट काय मिळालं पाहिजे, हाच आपला उद्देश है। तो इसको ही मुझे क्या रखना है? कांस्टेंट। अब इसमें वेरिएशन दो चीज के वजह से आ सकता है, एक इसके वेरिएशन की वजह से या फिर दूसरा इसके वेरिएशन की वजह से, बरोबर ना? दोन प्रकारे सर्किट मध्ये करंट आणि व्होल्टेज मध्ये चेंजेस होऊ शकतात। एक जर इनपुट व्होल्टेज चेंज झाला तर, आणि दुसरं आउटपुट रेजिस्टेंस म्हणजे आउटपुट करंट चेंज झाला, कळलं? आता जर इनपुट वोल्टेज चेंज झाला, अगर Vin चेंज हो गया तो कौन चेंज होगा? करंट चेंज होगा कि नहीं? अरे करंट चेंज होगा, लेकिन इधर करंट चेंज होने के बावजूद भी ये जो मेरा ग्राफ है, इधर दिख रहा है आपको, इधर ग्राफ देखो, ये Vz है और ये मेरा करंट है, बराबर है? ठीक है, अगर मेरा इनपुट चेंज होता है तो मेरा ये करंट चेंज होगा, समझो करंट कम हो गया, समझो क्या हो गया? करंट कम हो गया। अगर ये करंट कम हो गया तो इसमें कम होने के चांसेस ज्यादा है कि नहीं? लेकिन मुझे आउटपुट में करंट कम देना है क्या? मुझे कांस्टेंट देना है। तो अगर आउटपुट में करंट आपको कांस्टेंट देना है तो इसको कम करना पड़ेगा, तो समझा ना? क्योंकि I मतलब क्या है? IL प्लस IZ। अगर ये कम हो गया, इसको मुझे कांस्टेंट रखना है, तो ये अपने तरफ से ज्यादा करंट देगा इसको, इसके लिए, क्योंकि इसको क्या रखना है? कांस्टेंट। तो इसका मतलब IZ का वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया कि बढ़ गया? कम हो गया ना? IZ का वैल्यू कम हो गया, किसके वजह से? क्योंकि इनपुट कम हो गया, इनपुट वोल्टेज कम हो गया, मतलब I कम हो गया। I कम हो गया मतलब इसमें से दोनों को कम होना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे किसको कांस्टेंट रखना है? IL को। अगर IL को कांस्टेंट रखना है तो IZ को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। IZ क्या करेगा? अपना करंट कम करेगा। समझो इधर मिल रहा था, अभी किधर गया? ऊपर गया, लेकिन कम होने के बावजूद भी वोल्टेज कितना है? वही है। इसका मतलब मेरे Vo में फर्क होगा क्या इसकी वजह से? नहीं, समझा? इसका मतलब इनपुट वेरिएशन की वजह से आउटपुट में चेंज नहीं हो रहा है, इधर समझा? ये एक पार्ट। दूसरा पॉसिबल ऑप्शन क्या है? ये लोड रेजिस्टेंस की वजह से करंट अगर ज्यादा खींच रहा है तो वोल्टेज चेंज होगा क्या, वो देखना है। ठीक है, पहले एक बार वो पढ़ो, नोट्स में से पढ़ो, इनपुट वेरिएशन वाला पार्ट पढ़ो। फिर से एक बार डायग्राम ड्रॉ करता हूं। मैंने इनपुट वेरिएशन बताया, मतलब अभी जो मैंने बताया वो कौन सा था? लाइन वेरिएशन था, मतलब इनपुट वेरिएशन। ठीक है, अपना फॉर्मूला फिक्स कौन सा? Vi is equal to Vs plus Vz। Vs मतलब I into Rs, Vz will be I into Rz, लेकिन उसको कांस्टेंट रखेंगे Vz।
I मतलब दो पार्ट में स्प्लिट, लोड के लिए जाएगा और एक करंट Z के लिए जाएगा इनटू RS प्लस VZ मतलब अपना VO। ठीक है, इसमें मैंने लाइन वेरिएशन आपको बताया कि उसके वजह से VZ IZ में फर्क होगा लेकिन VZ सेम रहेगा। ओके, और इधर अपना कौन है, लोड रेजिस्टेंस। अभी ये समझो करंट ज्यादा डिमांड कर रहा है, ये खींच रहा है, यानी समझा करंट जास्त खींचला, लेकिन ये खींचने के बाद इधर से उतना ही मिलेगा ना, इसमें कुछ फर्क नहीं होगा। ये ज्यादा खींच रहा है मतलब ये ज्यादा देगा नहीं, इसको क्या करने का, इसको ये क्या बोलेगा, मेरे पास जितना है मैं उसका आउटपुट देगा। इसको ज्यादा अगर चाहिए तो उसके लिए फिर से सैक्रिफाइस करने वाला कौन है, IZ है। तो ये IL बढ़ाने के लिए IZ अपनी तरफ से इधर देगा, IZ क्या होगा, कम होगा। इसके ऊपर इफेक्ट नहीं होना चाहिए, टोटल करंट विल बी सेम, इसके चेंज के लिए टोटल करंट चेंज नहीं होगा, लेकिन इसको अगर बढ़ाना है तो IZ को क्या होना पड़ेगा, कम। तो ये IZ कम होगा, IL विल इंक्रीज ड्यू टू द लोड रेजिस्टेंस, लेकिन ओवरऑल उसका जो IL इंक्रीज होने के IZ कम होने के बावजूद भी IZ जो इतना था वो कम होने के बावजूद भी जो VO जो है मतलब VZ जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसका मतलब ये चेंज किया तो भी VO कांस्टेंट आ रहा है, ये चेंज किया तो भी VO IZ कम ज्यादा हो रहा है। इधर रिक्वायरमेंट है तो IZ कम ज्यादा होगा, इधर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी IZ कम ज्यादा हो रहा है। IL पे इफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन उसके साथ VO पे भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो VO विल बी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब आपका लोड या लाइन वेरिएशन कुछ भी होने दो, Zener diode will provide always a constant output voltage, therefore it is used as voltage regulator. समजलं नक्की? आता ते दोन्ही वाचून घ्या, लाईन व्हेरिएशन आणि लोड करंट व्हेरिएशन.